नमस्कार। कशिश न्यूज के खास बुलेटिन बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बड़ी बहस में अभी तक की खास खबरों में जो बड़ी खबर है उन खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे कि क्या हाल है, क्योंकि आज कई बड़ी खबरें बिहार और झारखंड से जुड़ी हुई हैं। सरेआम रांची में गोलीबारी होती है। आज मुख्यमंत्री साहिबगंज के दौरे पे हैं झारखंड के। बाबूलाल मरांडी देवघर में हैं। कई ऐसी खबरें हैं। बिहार में आज राजद का मंथन शिविर है, जिस शिविर के सहारे चुनावी परिणाम की समीक्षा की जाएगी। तमाम विधायक और जो चुनाव प्रत्याशी चुनाव हारे हैं वो सभी लोगों की बुलाहट हुई है, मंथन हो रहा है। इसके अलावा विकास को लेकर दो बड़ी बैठक आज बिहार में है। इन तमाम खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक, बड़ी बहस के खबर की शुरुआत हम राजद के मंथन बैठक से करते हैं। जी हां, आज राजद का मंथन बैठक है जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर समीक्षा करेंगे। और इस समीक्षा के दौरान पार्टी के तमाम बड़े सीनियर लीडर के अलावा पार्टी के पदाधिकारी, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम विधायक के अलावा जो चुनाव हारे हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, जो चुनावी मैदान में रहे हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और उस पर पूरी तौर पे खुलकर चर्चा होगी कि आखिर क्या वजह रही जो इस मतलब जीतते मतलब एकदम फिनिशिंग टच देते आरजेडी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गया। इसकी क्या वजह है? कांग्रेस कहाँ तक जिम्मेवार है? वामपंथी संगठनों के साथ समझौता के बाद पार्टी को कितना फायदा हुआ? ऐसी कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों को लेकर आज मंथन होना है। चलिए, इस मंथन बैठक को लेकर क्या खास है, हम सीधे चलते हैं आरजेडी ऑफिस, जहां हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं। अशोक मिश्रा जी, क्या बैठक की तैयारी शुरू हो गई है और कौन कौन से नेता अभी तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए संतोष जी, 11 बजे से यह बैठक आयोजित थी, लेकिन 12 बजने को चले हैं और अभी यह बैठक शुरू नहीं हुई है। लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो कई बड़े नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वो पहुंच चुके हैं, तनवीर हसन पहुंच चुके हैं जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इसके अलावे अनेक विधायक पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में अधिकांश लोग आ चुके हैं। फिर जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, और उन सभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम दिखाना चाहते हैं, हम अपने कैमरा में सुनील को कहेंगे कि आप जरा सा कैमरे को घुमा करके दिखाइए कि किस तरह से आरजेडी के कार्यालय के मतलब प्रदेश का जो अहाता है उसके बाहर कार्यकर्ताओं की और उनके समर्थकों की फौज है। लेकिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सब कुछ बदला है आरजेडी कार्यालय में, और आप कह सकते हैं कि पूरे व्यवस्थित रूप से इस बैठक को रखा गया है। अभी जहां पे बैठक होनी है ठीक इसके पीछे, वहां पे अभी मीडिया कर्मियों का प्रवेश निषेध है, और यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आने के बाद मीडिया कर्मियों को बुला करके और तस्वीर लेने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि आरजेडी यह समीक्षा करना चाहती है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में वह सत्ता के करीब पहुंच के भी सत्ता से वंचित क्यों रह गई, और इसकी वजह जानने के लिए आज तेजस्वी प्रसाद यादव जब बाहर से लौटे हैं तो उन्होंने ये बैठक बुलाई है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो हारे हुए प्रत्याशी हों या जीते हुए विधायक हो, उन सभी को बुलाया गया है और उनसे यह कहा गया है कि आपको जो कुछ सलाह देनी है या आपको जो कुछ कहना है वो आप लिख करके भी लेते आइए, ताकि आप पार्टी के समक्ष उसको रख सके और पार्टी इस पर फिर बाद में भी मंथन करेगी। और दूसरी बात है कि जो इन लोगों को बुलाया गया है इसके पीछे तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह, या यूं कहिए कि आरजेडी का जो नेतृत्व वर्ग है वह यह जानना चाहता है कि आखिर उसकी हार कैसे हुई। कारण आरजेडी यह मानता रहा है कि करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर हार का फासला काफी कम रहा है। वैसी परिस्थिति में उस हार की वजह क्या होगी? तो जो नेता हैं, जो पराजित उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपना राज भी बताएंगे कि पार्टी के अंदर
की वजह से भी कहीं भीतर घात भी हुआ है किसी सीट पर, और उस सीट उसकी वजह से बहुत कम वोटों से वो हारे हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव या आरजेडी के बड़े नेता आरोप लगाते रहे हैं कि कहीं न कहीं चुनाव परिणाम को प्रशासन के द्वारा प्रभावित किया गया है, तो उसकी हकीकत क्या है, इस हकीकत की जानकारी लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन 11 बजे से यह बैठक आयोजित है। कड़ी ठंड होने की वजह से यह बैठक 12 बजे भी शुरू नहीं हो पाई है। और जैसा कि हमारे कई नेताओं से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि बैठक 2 घंटे तक चलने की संभावना है। यानी कि फिर चूंकि कड़ाके की ठंड है, इसलिए लोग वापस लौटेंगे भी। जो अशोक जी, हम आपको रोकना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद तेजस्वी पटना लौटे हैं। कहीं न कहीं स्वास्थ्य के साथ साथ बिहार के राजनीतिक फिजाओं में क्या चल रही है, इसको लेकर भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में बातचीत हुई होगी। और उसी बातचीत के बाद ये मंथन बैठक की खबर भी आई कि पटना में जो है सो मंथन बैठक का आयोजन किया गया है। क्या आपको लगता है, जिस तरीके से खबरें आई कि अब विधायक और विधान पार्षद पार्टी को चलाने के लिए अपने वेतन की राशि मुहैया कराएं, पार्टी फंड में दें, और हमें लगता है कि अशोक जी जुड़ गए हैं कि पार्टी के नेता के साथ, उनका किसी नेता के साथ वो बात करना, इनके शक्ति यादव उनके साथ हैं। तो जरा अशोक जी, जरा शक्ति यादव से बात करिए कि कैसे उनकी हार हुई और इस मंथन बैठक के सहारे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच। बिल्कुल संतोष जी, हमारे साथ ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो बिहार में सबसे कम वोटों से हारे हैं। और शक्ति यादव प्रवक्ता रहे, मुखर प्रवक्ता रहे हैं, और कहा जाता था कि शक्ति यादव के क्षेत्र में लड़ाई कहीं न कहीं आरजेडी के पक्ष में काफी मजबूती से है। आप एक सवाल कर रहे थे, उसके बाद हम शक्ति जी के पास चलेंगे कि तेजस्वी यादव जब रांची गए हैं मिलने के लिए, तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम का जो फीड है उन्होंने अपने पिताजी और आरजेडी के सुप्रीमो को दिया होगा। और उसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लालू जी ने भी कहा होगा कि इस पर मंथन करने की जरूरत है और इस पर फीडबैक लेने की जरूरत है। इसी के तहत यह बैठक को शायद बुलाई गई है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। हाँ शक्ति जी, जो चुनाव परिणाम आए हैं, खास करके अगर आप ही की बात करें तो 1 दर्जन से कम वोटों से चुनाव हारना, क्या मानते हैं इस मंथन में क्या निकलने वाला, और खास करके आपके जैसे लोग कैसे अपनी बात को रखेंगे? देखिए, इस राज्य के अंदर में जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, स्वाभाविक तौर पर हम निराश नहीं हैं, उत्साहित हैं। पर डेमोक्रेसी को हैक किया गया, और आप देखा ही होंगे कि पहली बार इस देश के अंदर में ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग को स्वयं उतरना पड़ा यह कहने के लिए कि देर रात तक मतगणना होगी। और बैलेट में जिस तरह की धांधलियां हुई, और जो कम अंतर वाले जितने सीट थे, तो ट्रेंड को स्टैंड कर करके सत्ता का पूरा अंक दिखा करके जिस तरह से कुछ सीटों को हड़पी गई है सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, तो यह निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है डेमोक्रेसी के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और जहां दूसरी सवाल है कि हमारी हार की समीक्षा या जीत के, हम तो वर्तमान स्थिति में हमारी कहां पर क्या चूकें हुई, किस तरह से भ्रम का जाल उन्होंने फैलाया दूसरे चरण में और तीसरे चरण में, उसमें हम उनको तोड़ने में कहां असफल रहे, हमारे कार्यकर्ता किस रूप में काम किए, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए था, कैसे लड़ना, इस सारे बिंदुओं पर हमारी पड़ताल करना मेरा दायित्व है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। और चूंकि देश के अंदर में जो आज किसान आंदोलन है वह भी एक बड़ा सवाल है, जो किसानों की भुखमरी की जो स्थिति बन रही है। चलिए अशोक जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, और किसान आंदोलन भी एक मसला है, मतलब आगे आने वाले समय में किसान आंदोलन को लेकर भी राजद कोई फैसला, निर्णय ले सकता है। चलिए अब हम रांची की खबर, जी हां, जी हां, गोली की आवाज से थर्राया रांची। क्या है, क्यों खेल मैदान की जमीन को लेकर यह विवाद हुआ और यह स्थिति बनी है? राज्य की राजधानी में अगर यह स्थिति है कि दिन दहाड़े अगर गोलियां बरसाई जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ये हालात उत्पन्न हुए कि जमीन कारोबारी के बीच अब इस तरह का संघर्ष होना शुरू हो गया है, आपस में गोलियां चलनी शुरू हो गई है? ये रांची शहर का ये हाल है। चलिए हम इसको समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता नैयर के पास। नैयर, क्या माजरा क्या है, क्या किस परिस्थिति में ये गोलीबारी की घटना घटी है?
नैयर, सीधा सवाल आपसे कि वजह क्या है कि जमीनी विवाद को लेकर राजधानी में इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हो, गोलीबारी हो, इसकी वजह क्या है? विगत 3 दिनों से रांची प्रशासन पूरी तरह से मान लिया जाए कि पूरी तरह से सुस्त है। और जो मामला जो प्रथम दृष्टया पुलिस ने ये बता रहा है, कहीं ठेकेदारी के कारण गोली चल रही है, कहीं जमीनी विवाद के कारण गोली चल रही है। हालांकि जिस जगह गोली भी चल रही है वहां लोगों के द्वारा पुलिस को कंप्लेन भी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो कभी गंभीरता से नहीं ले रही है। और एक बड़ा चीज देखने को मिल रही है रांची में कि सुबह सुबह गोलीबारी हो जा रही है, जिसमें मौत भी हो रही है। आज इसी तरह की घटना खेलगांव ओपी इलाके में हुई है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने एक जो सुरक्षा गार्ड जो जमीन की जो सुरक्षा करता है उसे गोली मार दी कनपट्टी में। उसकी मृत्यु घटनास्थल पर हो गई है। और उसके बाद कल मामला का था। हम उनके परिवार वालों से भी बात करवाना चाहेंगे किस तरह प्रशासन ने उसका साथ दिया या प्रशासन मूक दर्शक बनी रही, क्या आप कहेंगे इस तरह की? वहाँ पे मेरा चाचू और उनके ससुर जी साथ में थे और प्रशासन को साथ में लेके आया था। प्रशासन को लाने के बाद वहाँ पे तो भीड़ हो गई है। भीड़ होने के बाद जब अचानक हम देखे कि वहाँ छपा गया एक दूसरे पे, जाके देखा तो मेरे पिताजी को पूरा मार रहे हैं। पुलिस थी मौके पर? पुलिस मौके पे थी लेकिन खड़ा होकर देख रही थी। हम देखिए जो चकमदीद है उसका सीधा कहना है कि पुलिस मौके पर थी और वहाँ चाकूबाजी हो गई या चाकूबाजी से जो इसके चाचा है उसकी मृत्यु हो गई। और रात को 12 बजे एक मैक्सुलगीगंज थाना आता है रांची एरिया में, वहाँ 12 साल बच्चे को भी गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि उसकी परिजन अभी पोस्टमार्टम के अंदर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रांची में सर्द मौसम के बीच गोलीबारी और एक बच्चे और एक युवक की हत्या हो रही है। सुबह सुबह ये घटना घटी है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, लौटा मुस्कान। काफी लगभग 9 महीने बाद स्कूल खुल गया है। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं की कक्षा में छात्रों को मतलब आने की अनुमति दी गई है, वो भी पूरे कोरोना गाइडलाइन के तहत। लेकिन 9 महीने बाद स्कूल के बच्चे वापस लौटे हैं स्कूल, तो क्या सोच रहे हैं बच्चे? हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता संदीप के पास। संदीप, सीधा सवाल आपसे कि बच्चे 9 महीने बाद स्कूल लौटे हैं, चेहरे पे मुस्कान और किस तरीके से उत्साहित हैं 9 महीने बाद क्लास रूम में आने को लेकर? कह सकते हैं कि 9 महीने के बाद एक बार फिर से स्कूल की घंटियां बजनी शुरू हो गई है और 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वे आज से स्कूल आने लगे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उन बच्चों के बीच में। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, वे स्कूल पहुंच चुके हैं और कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका सभी कोई अनुपालन कर रहे हैं। सभी के चेहरे पे आप देख रहे हैं कि मास्क है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जो क्लासरूम है वहां पे बैठे हैं। बच्चों से भी जानेंगे और शिक्षकों से भी जानेंगे कि इस 9 महीने के दरमियान जो प्रबंधन की ओर से ऑनलाइन क्लासेस का भी व्यवस्था किया गया था, पर ऑनलाइन क्लास अच्छी है या फिर ऑफलाइन क्लास, क्योंकि कई सारे डाउट्स इनके मन में होते थे जो ऑनलाइन क्लास में शायद उसका निदान नहीं हो पाता था। और सीधे चलते हैं बच्चों से ही जानते हैं। 9 महीने के बाद आज पहली बार आप स्कूल पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? पहले सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 9 महीनों की बात करें तो किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा या फिर पढ़ाई में कितना आप लोगों को दिक्कतें हुई या फिर जो अनुभव आपका है? सर पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती थी और घर में हम लोग सही से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते थे सेल्फ स्टडी के लिए भी, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ऑफलाइन हुआ तो अच्छा लग रहा है। आज 9 महीने के बाद बच्चे पहुंचे हैं स्कूल में और कहीं ना कहीं सभी के चेहरों पे मुस्कान है, क्योंकि आने वाला वर्ष 2021 की बात करें तो मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षाएं होनी है और ऐसे में इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना शायद जरूरी था। यही वजह था कि सरकार के गाइडलाइन के बाद इन स्कूलों को खोला गया है। इसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं। आज पहली बार 9 महीने के बाद कह सकते हैं क्लासरूम में पहुंचे। यस सर। क्या कहेंगे और
इस बीच में यदि बात करें तो कितनी मुश्किलें हुई, ऑनलाइन क्लास अच्छी है या फिर ऑफलाइन क्लास? सर ऑनलाइन क्लास अच्छी थी, बट वहाँ हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। हम खुद को उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करवा पा रहे थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसलिए ऑफलाइन में हम लोग को चलिए ज़्यादा अब अच्छा हम लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस बड़ी खबर के सहारे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आज बिहार और झारखंड की अभी तक की कौन कौन सी बड़ी खबर है। तो चलिए इस मुस्कान लौटने के साथ ही अब पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और बड़ी खबरें हैं, बिहार और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन खबरों से हम आपका सीधा कह सकते हैं कि लाइव आपसे संवाद करेंगे हम अपने संवाददाताओं के माध्यम से। चलिए ये खास बुलेटिन जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं धरने पर किसान। जी हाँ, रांची में आज भाकपा माले के द्वारा राजभवन के सामने धरना का आयोजन किया गया है और इस धरने में पूरे भाकपा माले से जुड़े हुए जो भी किसान संगठन है उस संगठन के लोग पहुंचना शुरू हो गया है उनका, और ये धरना राजभवन के सामने शुरू हो गई है। ऐसी खबरें आ रही है रांची से। हम सीधा संदीप से जुड़ेंगे। संदीप, ये जो किसान का धरना है, क्या किन किन मुद्दों को लेकर ये धरना पर बैठे हैं, और खास करके दिल्ली के किसानों को लेकर जो धरना पर बैठे हुए किसान हैं उनके समर्थन में ये आंदोलन कह सकते हैं कि आप राजभवन पर इस आंदोलन को भाकपा माले के लोग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के किसानों की क्या स्थिति है? झारखंड के चुनाव अपने आप को किस तरीके से जोड़ने की स्थिति में है पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उस तरीके से? जी, यदि किसानों के हक की बात करें और उन्हीं की हक के लिए जो किसान लोग हैं, जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है लगातार कर सकते हैं, और उन्हीं के समर्थन में आज भाकपा माले के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वे लोग भी राजभवन में बैठने वाले हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसानों को उनका हक मिलना चाहिए उससे केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दूरियां बनाते दिख रही है। यही वजह है कि लगातार 20 से 22 दिनों से उनका आंदोलन चल रहा है और उनके आंदोलन के समर्थन में ही जो भाकपा के जो कार्यकर्ता हैं वे आज राजभवन पहुंच रहे हैं और इस राजभवन में धरने के माध्यम से वे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को जो हक है वह उन तक मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो आरोप है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो बीच में जो किसानों का बिचौलिया जो कह सकते हैं बिचौलिए के द्वारा उनका दोहन होता है या उन जो किसानों को हक मिलना चाहिए वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि उनके समर्थन में भाकपा माले के भी कार्यकर्ता आज उपवास और राजभवन में धरने पे बैठ रहे हैं और महामहिम संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपवास और धरने पर बैठ रहे हैं रांची में भी, दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में। चलिए अब दूसरी खबर में बात करते हैं, ठंड से बेहाल बिहार झारखंड। जी हाँ, लगातार कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। बिहार में गया की स्थिति सबसे बुरी है, 4.3 न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। उसी तरीके से झारखंड की बात करें तो जमशेदपुर, जहां अमूमन बेहतर खुशनुमा मौसम रहता है ठंड के समय भी, लेकिन इस बार ठंड से जमशेदपुर भी बेहाल है। चलिए पहले हम सीधे चलते हैं जमशेदपुर, और जमशेदपुर में हम ठंड का हाल जानना चाहते हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या आपने जो खबरें भेजी हैं कि 10 वर्ष में सबसे ज्यादा ठंड वाली दिन आज है, कैसा माहौल है? मतलब खास करके मौसम को लेकर सड़कों की क्या पर लोगों के चलने का क्या स्थिति है? लोग आज से आपके यहाँ स्कूल भी खुल चुके हैं, क्या स्थिति है वहां इस ठंड को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार, ठंड ने तोड़ा है, क्योंकि 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आ गया है। तो जमशेदपुर में अगर 7 डिग्री हो तो आप समझिए कि वाकई यहाँ के लोग का जो हाल है वो कितना बुरा होगा, क्योंकि ये गर्म जगह माना जाता है। और ऐसे भी यहाँ भी टाटा स्टील का जब 10 मिलियन टन का जब फार्निश है तो उसका गर्मी को भी इस बार के ठंड ने मात दे दिया है। तो लोग जो है वो अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये मेरे पीछे सड़क है, मेरे पीछे सड़क का दृश्य देखिए कि एकदम गाड़ियों की आवाजाही जो है वो कम है। हालांकि धूप निकल चुका है, गुलाबी धूप है, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस धूप में भी कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी महसूस हो रही है कि लोग चादर में हैं या स्वेटर में हैं, कंबल में हैं, लोग बैठे हुए अपने अपने घरों में और उसके बाद इसका आनंद तो ले रहे हैं। लेकिन अमूमन अगर शहर की बात करें तो शहर में लोग जो है वो नहीं निकले हैं। बाजार भले ही खुला है
लेकिन बाजार में जो ग्राहक है वो मनोज जी नहीं जुड़े है। हुए थे और हम सीधे पटना चलते हैं आलोक के पास। आलोक, बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में सबसे सर्द कह सकते हैं कि मौसम का हाल अगर हम समझें तो गया की स्थिति सबसे सर्द रहा, वहां 4.3 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। जो मौसम विभाग का क्या कहना है कि आने वाले 48 घंटे तक क्या स्थिति रहेगी बिहार की? ने पिछले 2 दिनों से अलर्ट कर रहा है कि जो बिहार का कई इलाका जो है वो सामान्य से काफ़ी कम नीचे चला जाएगा। तो जिस तरह से गया में 4.3 डिग्री सेल्सियस गया है, जो कि 2012 के बाद सबसे, जो 30 दिसंबर था 2012 में, उस दिन वहां पर सबसे कम तापमान मापा गया था। वही आज जो 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा वो गया में फेल कर चुका है। लेकिन जो मौसम विभाग अब जो चेतावनी दे रही है कि अगले 2-3 दिनों में पूरे बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और खासतौर पे जो कुहासा रहेगा वो पूरे दिन का कुहासा बना हुआ रहेगा, जिसके कारण यातायात पर काफी नुकसान होगा। और जो किसान है, किसान पर भी जो फसल का जो है उस पर पाला गिरने की संभावना ज्यादा बनती है, तो किसान भी इसमें बेहाल रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग का है एक अलर्ट है कि पाला गिरने की संभावना है और इसका असर खास करके अपने यहाँ सरसों की खेती करने वाले किसानों पर इसका असर दिख सकता है। और जो दलहन की खेती होती है जिन इलाकों में, मोकामा और जहानाबाद अरवल के इलाके में जहाँ दलहन की खेती करते हैं किसान, उनको परेशानी हो सकती है इस पाला गिरने से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको भी और आलोक आपको भी। तो ये खास बड़ी खबरों में एक खबर ये भी है कि बिहार और झारखंड में ठंड को लेकर आने वाले 48 घंटे में फिलहाल सुकून मिलने वाली नहीं है। चलिए, अब खबरें हैं विकास को लेकर बैठक। जी हां, आज बिहार में 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। एक बैठक हो रही है बैंकर्स जो की के साथ उप मुख्यमंत्री की, जिसमें सीडीए रेशियो, मतलब आप बिहार में जितने पैसे जमा करते हैं बिहार के लोग, बैंक बिहार के लोगों को कितना उस पर कर्ज दे रहे हैं, ये इस एक बैठक आयोजित की गई है। दूसरी बैठक आज शाम में आयोजित होनी है, इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो बैठक होगी और वो जो बैठक है उस बैठक में 7 निश्चय पार्ट 2 पर चर्चा होगी कि वो जो 7 निश्चय के लेकर जो सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कल्पना है कि किस तरीके से हम विकास को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, उसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैंकर्स की बैठक शुरू हो चुकी है, उप मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में वो बैठक हो रही है। अब चलिए, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं मरगूब आलम के पास और मरगूब आलम से समझना चाहते हैं कि बैंकर्स की बैठक में क्या खास अभी तक निकलकर सामने आया है। मरगूब आलम, अगर हमारी आवाज आप तक अगर पहुंच पा रही हो तो मरगूब, बैंकर्स की बैठक शुरू हो गई है उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। क्या खास करके जो सीडी रेशियो है, जिसको लेकर लगातार जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, सुशील मोदी जब तक वित्त मंत्री रहे, बैंकर्स पर एक दबाव रहा कि भाई आप बिहार में जो राशि बैंक में हमारी जनता जमा करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज के माध्यम से बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी मात्र 40% ही, 60% अभी भी बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में बिहार के पैसे का उपयोग हो रहा है। इस बैठक में क्या खास निकलने की उम्मीद है? देखिए संतोष जी, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक अभी से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव सिद्धार्थ भी मौजूद हैं और साथ ही सभी जिले से सभी बैंक के बड़े अधिकारी को, जो जनरल मैनेजर, उनको जोड़ा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और साथ ही कह सकते हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन बैंकों के बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। जो बैठक में लगभग 10 मिनट तक वहाँ मीडिया की एंट्री थी, मैं वहाँ मौजूद था। कोरोना संक्रमण को लेकर के बैंकों ने अपने बारे में बताया कि हमने किस तरीके से कोरोना संक्रमण ने काम किया, और उन्होंने इस बात का रोना भी रोया कि जो सरकार का, पिछले सरकार का निर्देश था, जो आपको याद होगा चाणक्य होटल बैंकर समिति की बैठक हुई थी जिसमें वित्त मंत्री सुशील मोदी थे, जो निर्देश दिए गए थे उस पर का पालन नहीं हो सका। बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उस निर्देश का पालन नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सबसे ज़्यादा प्रेशर यह था कि किस तरीके से कह सकते हैं कि स्टाफ का डिटेक्शन करके लगातार 40% 50% स्टाफ को ला करके काम कराया जाता था, फिर दूसरे दिन दूसरे स्टाफ आते थे। तो इसको लेकर के, साथ ही जो ऋण नीति थी, राज्य सरकार का जो निर्देश था ऋण नीति को लेकर के, उस पर भी बैंक के अधिकारियों ने कहा कि बहुत हद तक इस पर अमल नहीं हो पाया। तो इस बार तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन
लगभग 2 या 3 मिनट के बैठक में जो सिद्धार्थ वित्त सचिव उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये शिकायतें लगातार आ रही हैं, उन शिकायतों का निराकरण आप लोग आज तक नहीं कर पा रहे। आज 8 महीना 9 महीना से कोरोना है, पिछले फरवरी के बाद मार्च के बाद, लेकिन उससे पहले भी था, तो जो शिकायतें थी वो नहीं हो पाई। कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है, कैसे किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए अब आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक बैठक शाम में होनी है, जिस बैठक के सहारे चीज़ों को समझने की जरूरत होगी कि खास करके मुख्यमंत्री का जो पायलट प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, 7 निश्चय पार्ट 2, उसको लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। चलिए इस बड़ी खबर से फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। कल हमारी फिर आपको इसी समय मुलाकात होगी। नमस्कार।